एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कंप्यूटर का विषय पढ़ रहे हैं और इसके सीजीपीएससी और सीजीव्यापम में आने वाले कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को और उसके पूरे सिलेबस को हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने पहला लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसमें हमने कंप्यूटर की प्रारंभिक जानकारी, सामान्य सी जानकारी जो हमें होनी चाहिए उस बारे में देख लिया है और आज हम इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पढ़ी हुई है, लेक्चर 2 में हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कि कंप्यूटर का उद्भव जो है और उसका जो विकास है उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि कंप्यूटर का किस किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यह वीडियो सीरीज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसके विभिन्न आधार होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कंप्यूटर को क्लासिफाई या वर्गीकृत करते हैं, जिसमें 4 आधार प्रमुख हैं। पहला होता है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर, तीसरा है आकार और कार्य के आधार पर और चौथा है उद्देश्य के आधार पर। तो इन चारों आधारों को हम डिटेल में अलग अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि उसको किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला देखते हैं हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। यदि हम देखें कंप्यूटर का वर्गीकरण हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, तो इसमें भी हमको कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मिलेगा। यहाँ हमें मिलती है पीढ़ी, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एज। तो यहाँ पे विभिन्न और बहुत डिफरेंट एजेस में कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है, जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इन पीढ़ी अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये एक एज है, एक टाइम ड्यूरेशन है। तो किस टाइम ड्यूरेशन में कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे हुआ और आज हम किस पीढ़ी में पहुंच चुके हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा आधार होता है कार्य पद्धति के आधार पर, अर्थात कंप्यूटर की कार्य पद्धति, उसके कार्य करने के तरीके के आधार पर। तो पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग बेसिस पे वर्क करेगा, डिजिटल कंप्यूटर ये बहुत प्रचलन में है इन दिनों, और हाइब्रिड कंप्यूटर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है जिसका हम स्टडी डिटेल में करने वाले हैं। तीसरा आधार होता है कार्य और आकार के आधार पर। तो जैसा कि आप जान सकते हैं, आकार मतलब कंप्यूटर का साइज और कार्य मतलब उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो इसके आधार पर हम कंप्यूटर को फिर से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि है मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आप इस चीज को यहीं से रिलेट कर लीजिए कि सुपर कंप्यूटर कौन से आधार के अंतर्गत आता है, कंप्यूटर के आकार और कार्य के आधार पर के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। चौथा होता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य मतलब कि उसको किस उद्देश्य से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम जनरल पर्पस अर्थात हम अपने घर में, ऑफिस में, इन सब जगहों पे उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर्स होंगे। और इसमें हम स्पेशल पर्पस अर्थात हम उसको किसी विशेष कार्य के लिए, किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, किसी सैन्य सेवा के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। तो उनके नाम भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये तो था आपका वर्गीकरण के आधार कि किन किन आधारों पर किन किन कंप्यूटर्स को वर्गीकृत किया गया है या रखा गया है। यहाँ पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न देखने को मिले हैं कि कंप्यूटर का आपको एक प्रश्न दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार और कार्य के आधार पर कार्य करने वाला कंप्यूटर है या कंप्यूटर नहीं है। आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक कोई और ऑप्शन डाल देगा, जैसे कि अगर दे दिया वो मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो, और चौथा डाल देगा जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो इस तरह से अगर आपको दे दिया और आपको एलिमिनेट करना पड़ा तो आप यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे कि कार्य और आकार के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर ये तीनों है और जो चौथा है वो नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस भी इन टॉपिक के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके चारों आधार जिन आधार पर आप कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। आज हम उसमें से पहला आधार जो कि था हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कई पीढ़ियां होंगी। इसमें कंप्यूटर का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रहेगा। इसमें हजारों कंप्यूटर इन पीढ़ियों के अंतर्गत जो डेवलप हुए हैं
और जिनका विकास हुआ है उन सारे कंप्यूटर्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो हम देखेंगे हार्डवेयर की उपयोगिता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि आपको इसमें 5 पीढ़ी पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको 5 पीढ़ी के अंतर्गत विकसित कंप्यूटरों का अध्ययन करना होगा, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये पांचों पीढ़ी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले दूसरे, तीसरे और चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले जो तमाम कंप्यूटर्स रहेंगे और उन कंप्यूटर्स की जो विभिन्न बातें होंगी उनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955 के दौरान विकसित हुए हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक विकसित हुए हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेके 1975 तक डेवलप हुए हैं और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से लेके 1989 तक विकसित हुए हैं और पांचवी अंतिम पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से लेके अब तक अर्थात प्रेजेंट तक डेवलप हुए हैं या हो रहे हैं। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास हो रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अभी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास हो रहा है। तो ये तो हो गई आपकी पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर्स। अब हम एक एक पीढ़ी को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से नाम के कंप्यूटर भी विकसित हुए हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भी विकसित हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन पांचों पीढ़ियों को पढ़ने का जो हमारा आधार होगा वो होगा उस पीढ़ी की स्विचिंग डिवाइस, उस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग की भाषा, उस पीढ़ी की विशेषता और उस पीढ़ी के कंप्यूटर की भंडारण क्षमता या भंडारण करने वाली युक्तियां या डिवाइस। तो ये चारों आधार पर हम इन पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर्स का स्टडी करेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर का जो उद्भव है या जो विकास काल है वह 1942 से 1955 तक माना जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा है कि हमारी जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं वह एबेकस को माना जाता है, जिसका उद्भव हुआ था 1822 में और उसका नाम था अबेकस। प्रथम गणना मशीन, प्रथम गणन यंत्र, जो भी आप कह लें। तो उस अबेकस के विकास से लेकर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बीच में एक बहुत लंबा सफर तय करते हुए यह कंप्यूटर हमारी आई है। और अब ये जो कंप्यूटर है, यहाँ से मेन आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर कहलाना इसका शुरू हुआ है प्रथम पीढ़ी के बाद से। उसके पहले इसके और कई भी सारे नाम थे जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल में देखा है और उस लेक्चर नंबर 2 को आप देखेंगे, उसके बाद ही आप इस पीढ़ियों को आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। ये रहा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत उसकी स्विचिंग डिवाइस होती थी वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व, है ना। थोड़ा यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये वॉल्व है। तो अगर आप स्विचिंग डिवाइस का नाम याद रखेंगे तो वो है वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व। प्रोग्रामिंग की भाषा, जैसा कि हम शुरू से जान रहे हैं कि कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग मशीन, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने वाला मशीन ही कंप्यूटर होता है। तो वो जो प्रोग्रामिंग की भाषा है वो पहली पीढ़ी, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज वर्किंग ऑन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक भाषा जो क्या करती है, कंप्यूटर को कार्य करने की सहायता प्रदान करती है। वो मशीन लैंग्वेज में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते थे, जिसे हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर आपको कभी भी एक प्रश्न आए, सवाल आए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स स्विचिंग डिवाइस या उनका जो मेन, उनका हार्ट, उनका सोल क्या होता था, तो वो होता था वैक्यूम ट्यूब और उसकी प्रोग्रामिंग की भाषा होती थी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा अगर हम उनके उदाहरण देखें, प्रथम पीढ़ी में बने हुए कंप्यूटर्स के उदाहरण देखें तो वो होता है एनिएक, यूनिवैक, मार्क II यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, बेरोज, एडसेक, मार्क III एडवेक, मार्क I। ये सारे प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत विकसित कंप्यूटर्स हैं, जिसमें से एनिएक, यूनिवैक ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका हम डिटेल अध्ययन
लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी है। और इसके अलावा ये बाकी सारे कंप्यूटर, स्पेशली ये मार्क सीरीज के कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली पीढ़ी में विकसित किए गए थे। इसके अलावा जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उनका उपयोग किया कहाँ जाता था, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझेंगे कि वह जनरल पर्पस या आपके होम या ऑफिसेज में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर उनका स्पेशली यूटिलाइज होता था वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों में। और ये जॉन वार्डिंग, विलियम साकले एंड वॉल्टर ब्रेटन जो हैं, यही पर्सन्स हैं जिन्होंने इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स को विकसित करने में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स को स्पेशली आप सैन्य कार्य और वैज्ञानिक अनुसंधानों में ही प्रयोग करते थे। तो यह रहा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स और उनका उपयोग। अगर इस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की विशेषताएं देखें तो वो आकार में काफी बड़े होते थे, अब अधिक ऊर्जा खपत होती थी, भंडारण क्षमता, उसकी मेमोरी बहुत कम होती थी, वह धीमी गति से काम करते थे जिसको हम गति मंद लिखे हैं, और त्रुटि होने की संभावना कम बिल्कुल नहीं होती थी। त्रुटि होने की संभावना यहाँ पर अधिक होती थी, त्रुटि होने की संभावना उसमें अधिक रहती थी। तो यह सारी उनकी विशेषताएं हैं जो बाद में जाकर इन्हीं जो कुछ अच्छे ड्रॉबैक्स और कुछ अच्छी बातें हैं उसको अडॉप्ट करके हम अगली पीढ़ी को विकसित करेंगे। और जैसे कि ये मंद गति या भंडारण क्षमता, इन सब पे हम काम करेंगे और अगली पीढ़ी के कंप्यूटर डेवलप होते जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भंडारण या उसकी मेमोरी कहाँ पर कैसे इस्तेमाल की जाती थी। उसमें होता था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, आईओ पंच कार्ड और पेपर टेप। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के भंडारण डिवाइसेस के नाम बताइए, तो आप बताएंगे मैग्नेटिक स्टोरेज, आईओ पंच कार्ड और पेपर टेप। इसके अलावा इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्य में किया जाता था, हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट है जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, एक नजर उसे हम देख सकते हैं। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ये एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर 1947 में आविष्कार बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया था। यह जो ट्रांजिस्टर्स है वो कौन से दो मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारों बार यह सीजी व्यापम के प्रश्न पत्र में आपको देखने मिलेगा कि यह जो ट्रांजिस्टर है वो किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो वह है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दो धातुओं से मिलकर यह बना होता है। 1952 में असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया था। तो यह एक कुछ वन लाइनर्स है जिसको आपको याद रखना है। तो यह हो गई पहली पीढ़ी की बात, जिसको हमने देख लिया कि पहली पीढ़ी में कौन सी स्विचिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती थी, कौन कौन से इसमें भंडारण की डिवाइसेस इस्तेमाल होती थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, और इस तरह के कंप्यूटर के कौन कौन से नाम थे। तो अब हम चलते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तरफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, जैसा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955 तक विकसित हुए थे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जनरेशन है, उसका कालक्रम है 1955 से 1964। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया 1947 के अंत तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो चुका था। बेल लेबोरेटरीज एक फेमस है जिसने ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर चुके थे। तो अब ऑब्वियस सी बात है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ वही लिखा हुआ है स्विचिंग डिवाइस या इसका हार्ट और सोल कौन सा रहेगा, ट्रांजिस्टर रहेगा। और यह ट्रांजिस्टर किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, या सिलिकॉन Si और जर्मेनियम धातुओं से मिलकर बना होता है। प्रोग्रामिंग की भाषा की अगर बात करें तो यह असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में काम करता है। पहला जो पीढ़ी का कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज में काम करता था, लो लेवल लैंग्वेज हमने बताया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह असेंबली लैंग्वेज में कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर उसकी भाषा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का विकास होता जा रहा है, कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस का विकास होता जा रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास होता जा रहा है, और हम देखेंगे उसकी विशेषताओं में भी कौन कौन से यहाँ पर इजाफा देखने को हमें मिल रहे हैं। आकार में बड़े, यह भी आकार में बड़े होते थे, कम ऊर्जा खपत, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि वह ऊर्जा की भारी खपत करते थे, या उससे अपेक्षाकृत थोड़े से कम ऊर्जा खपत करते हैं। भंडारण क्षमता में वृद्धि,
देखेंगे आगे भंडारण क्षमता में कैसे वृद्धि हुई है। गति तीव्र वह मंद गति के होते थे प्रथम पीढ़ी के, यह थोड़ी सी गति में इसकी तीव्रता आई है। त्रुटि होने की संभावना कम, अपेक्षाकृत कम, प्रथम पीढ़ी के अपेक्षा से कम। भंडारण देखें तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा था, जो कि प्रथम पीढ़ी के भंडारण करने वाले डिवाइसों से कहीं ज्यादा मेमोरी स्टोरेज रखते हैं। तो यह रहा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विशेषता। अगर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के आपसे नाम पूछूं तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। IBM कंपनी के द्वारा डेवलप्ड कुछ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पर है। IBM 1401, IBM 7094, CDS, यूनिवैक को मैंने आपको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत भी बताया था। यूनिवैक का फुल फॉर्म भी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवैक के साथ 1107 लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई कंप्यूटर बनाकर उसे आप बार बार उसमें डेवलपमेंट, उसमें कुछ विकास कार्य करेंगे तो उस सीरीज का नाम बदल दिया जाता है, ये वही बात है। PDS 8, RCA 501, IBM 1602, यह सारे आपके सेकेंड पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएंगे। इसका उपयोग व्यवसाय और उद्योग, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता था, आप सोचिए जरा 1 मिनट, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल सैन्य कार्य और वैज्ञानिक अनुसंधान में विशेष रूप से किया जाता था। इसका उपयोग हम व्यवसाय में भी करने लगे हैं और साथ ही उद्योग में करने लगे हैं। अभी भी हम इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बता दूं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्टन नामक उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM कंपनी ने किया। IBM कंपनी, इनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। यह जो कंपनी है इसने कंप्यूटर के आविष्कार और कंप्यूटर के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। उस IBM कंपनी ने 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास दूसरी पीढ़ी तक कर लिया था, जिसे कहा जाता है कोबोल और फोर्ट्रेन। इस दोनों नामों को आपको ध्यान रखना है और आप इसका फुल फॉर्म भी नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। इसके अलावा 1958 में IC चिप का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय ने किया है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप व्यापम के परीक्षा प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, आपको यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड दिखेगा कि IC फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका इस्तेमाल कब, इसका आविष्कार कब किया गया था, 1958 के एंड तक इसका आविष्कार कर लिया गया था। और किया किसने था, तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय। आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शंस में जैक किल्बी अगर दिखता है तो आप जैक किल्बी ही यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन में वो नहीं दिखते हैं तब रॉबर्ट नॉय को आप टिक कर सकते हैं। तो यह हो गई द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात। अब हम चलते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की ओर। ठीक है, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद हम तीसरी पीढ़ी की ओर चलते हैं। यह रहा तीसरी पीढ़ी के। जैसा कि हमने देखा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का कालक्रम था 1942 से 1955। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कालक्रम था 1955 से 1964 और यह तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसका कालक्रम है 1964 से 1975। इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर के स्विचिंग डिवाइस, जो मेन इनका हार्ट और सोल कहा जाता है, वह कौन सा होता था, उसके अंदर कौन सी ऐसी डिवाइस मौजूद होती थी, तो वह है IC, दैट इज इंटीग्रेटेड चिप। जैसे कि मैंने आपको द्वितीय पीढ़ी के महत्वपूर्ण नोट में यह बात बताई थी कि 1958 के आते आते IC का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय के द्वारा किया जा चुका है। इसलिए संभवतः तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में उन IC का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। इस IC के अंतर्गत 2 स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, दिस इज नथिंग बट अ टेक्निक्स। ये एक टेक्निक्स है जिन टेक्निक्स पर यह IC क्या करता है, कार्य करता है। जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वाले या जो टेक्निकल फील्ड वाले होंगे वो सब इन सभी टर्म्स से भली भांति परिचित होंगे। जिनको नहीं है, जो इन टेक्निकल टर्म्स को नहीं भी समझ रहा है, आपको सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि इसकी स्विचिंग डिवाइस IC होती थी। इसमें 2 तरह के टेक्निक्स या 2 तरह के इंटीग्रेशन इस्तेमाल होते थे, एक SSI और एक MSI।
स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इन दो तरहों की टेक्निक से यह आईसी कार्य करता था और इसी आईसी का इस्तेमाल इस तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। इसकी प्रोग्रामिंग की भाषा यदि हम देखें तो यह है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोबल एंड फॉर्ट्रन। इन दोनों को मैंने भी बताया था। हु इन्वेंटेड द कोबल एंड फॉर्ट्रन? आईबीएम। एग्जैक्टली, आईबीएम ने जिन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आविष्कार दूसरी पीढ़ी के अंत तक कर लिया था, उन दोनों को अब यहाँ बिल्कुल प्रयुक्त किया जाने लगा है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तो यह हो गई स्विचिंग डिवाइस और प्रोग्रामिंग की भाषा। तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटरों की विशेषता, यह आकार में छोटे होने लगे थे। अब यह आकार में अपेक्षाकृत छोटे होने लगे थे। विश्वसनीय, दैट इज ट्रस्टवर्दी होने लगे थे। तीव्र, अभी तक हम मंद से थोड़ा अधिक तीव्र ये देखे थे, अब यह स्पीडी होने लगे थे, तीव्र होने लगे थे। इसके अलावा उनकी भंडारण क्षमता, उनका स्टोरेज अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस ही अब तक है। इसके पहले भी हमने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में देखा है, तो यह भी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस ही होता था, जैसे मैग्नेटिक टैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। लेकिन उन दोनों के क्षमता में कुछ वृद्धि कर दी गई थी। द्वितीय पीढ़ी में भी यही दोनों ही प्रयुक्त हो रहे थे, लेकिन उनकी और इनकी क्षमता में कुछ वृद्धि कर दी गई थी। इसके अलावा यदि हम देखें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट उपकरण कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रयुक्त किए जाने लगे थे, वह था कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। आपको मैं डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगी कि प्रथम, दूसरी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे दिखते थे। इसके बाद इनपुट आउटपुट उपकरणों का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ, तो आप बताएंगे तीसरी पीढ़ी, जो कि कीबोर्ड, मॉनिटर, ये एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस, और ये एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो इन दोनों डिवाइसेस का प्रथम प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाने लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसके कुछ उदाहरण है एनसीआर 395 सीरीज, B15700, B600, B7700, PDP 11, ICL 1900, IBM 370 सीरीज और IBM 370। तो यह सारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। इसके अलावा जो हनीवेल सीरीज के कंप्यूटर है वह भी तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, वैसे तो हजारों नाम है, हजारों तरह के कंप्यूटर, सैकड़ों कंप्यूटर के नाम हर एक पीढ़ी के अंतर्गत आपको मिल सकते हैं, मगर यह कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर आप ज्यादा नहीं याद रख सकते तो इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही है। अगर आप नंबर नहीं भी याद रख सकते तो आपको कम से कम हनीवेल या IBM जो सीरीज के नाम है वो तो याद रखने ही चाहिए, ताकि आप नहीं में भी टिक लगा सके अगर आप ऐसे किसी प्रश्न में फंसते हैं। इसके अलावा हम देखें कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, तो अब आप देखेंगे कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत प्रयोग प्रारंभ। इसके अलावा जब हम पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देखे थे तो पहली पीढ़ी का उपयोग कहाँ किया जाता था, यस, रक्षा के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में किया जाता था, और कौन से क्षेत्र में किया जाता था, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग उद्योग और व्यवसाय में किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक, कमर्शियल तो बिल्कुल अभी भी हो रहा है, लेकिन साथ में व्यक्तिगत उपयोग भी प्रारंभ हो चुका है। और ड्यूरेशन कौन सा है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का, 1964 से 1975। तो अब आप बिल्कुल आपके लिए एक फन फैक्ट, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कब आया और सर्वप्रथम उसे कहाँ प्रयोग किया गया। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आप मेरे प्रश्न का बिल्कुल जवाब दे सकेंगे। अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाकर फर्स्ट लेक्चर में देखिए कि भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया गया था। यदि मैं तीसरी पीढ़ी की बात करूं तो कुछ उसमें महत्वपूर्ण नोट भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू हो चुका था। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी इस टर्म को आप समझ रहे हैं, आप टाइम शेयरिंग या और जो भी टर्म है वो नहीं समझ रहे हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेक्चर में हम इन सब चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। इस पीढ़ी में पास्कल, बेसिक्स एंड PL नामक उच्च
स्तरीय भाषा का विकास हुआ। अभी तक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यही सुने हैं। अब कुछ अन्य भाषाएं भी आपको देखने को मिलेगी जिनको आपको ध्यान रखना है कि यह कौन सी पीढ़ी में अंतर्गत इस्तेमाल किए गए थे, तीसरी पीढ़ी में। रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। रैम जैसे कि आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक मेमोरी का नाम होता है, उसका उपयोग प्रारंभ हो चुका है। 1965 में डीईसी द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर पीडीपी-8 का विकास किया गया था। पीडीपी-8, पीडीपी के भी कई सारे सीरीज हैं जिसमें यह पीडीपी-8 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। 1971 में एम.ई. हॉफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब किया गया माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल? 1971। किसके द्वारा? एम.ई. हॉफ के द्वारा। यह आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी बनता है और साथ ही यह आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। फोन एक कंप्यूटर का ही क्या है, उसका उद्भव कंप्यूटर से ही माना जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल फोन्स का उद्भव हम कंप्यूटर से मान सकते हैं। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर नामक एक चीज होता है वो आपके फोन में भी इस्तेमाल होता है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि यह बना कब और किनके द्वारा बना, तब जाके आप इस प्रश्न को टिक लगा पाएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल सबसे पहले कंप्यूटर में किया गया था 1971 के अंत तक। तो यह हो गई तीसरी पीढ़ी की बात। चौथी पीढ़ी की मैं बात करूं तो चौथी पीढ़ी का कालक्रम है 1975 से 1989। इस पीढ़ी के दौरान, इस कालक्रम में हमारे जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका उद्भव और विकास होना शुरू हुआ। के अंतर्गत इनकी स्विचिंग डिवाइस में यदि मैं देखूं तो वह होता है माइक्रो प्रोसेसर, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं वर्ड प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर म्यूपी, इसका शॉर्ट फॉर्म म्यूपी है। इस म्यूपी को भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में म्यूपी ऐसा भी आपको कुछ टर्म देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या लिख दिया है। म्यू एक इकाई होती है और पी, इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो यह जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसका आविष्कार तीसरी पीढ़ी के अंत तक हो चुका था, चौथी पीढ़ी में उसका इस्तेमाल किया गया एज अ स्विचिंग डिवाइस। इसके दो टेक्निक्स थे वर्क करने के, एक था LSI दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और चौथा था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता में बहुत अधिक इजाफा करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग की भाषा, जैसे कि हम लोग देख रहे थे असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, अब अगर प्रोग्रामिंग की भाषा देखें तो तृतीय पीढ़ी के अंत तक विकसित पास्कल, कोबल, यूनिक्स, जावास्क्रिप्ट और एडीए जैसी भाषाओं का इस्तेमाल इस पीढ़ी में किया जाने लगा था। विशेषताओं की बात करें तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपेक्षाकृत सस्ते, उपयोग में आसान और उच्च क्षमता से युक्त होते थे। साथ ही इनकी जो गति थी, इनका जो स्पीड था उसमें भी इजाफा हो चुका था। अपेक्षाकृत का शब्द का मैंने इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया है क्योंकि हर एक पीढ़ी में उपयोग या विकसित कंप्यूटर उसके पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों से अपेक्षाकृत अच्छी विशेषताएं रखते हैं, इसलिए आप इनको सबसे सस्ता, सबसे तीव्र नहीं कह सकते। इस पीढ़ी में ये अपेक्षाकृत तीव्र है। इस पीढ़ी की विशेषताएं सस्ते, उपयोग में आसान, उच्च क्षमता युक्त और उच्च गति से संयुक्त कंप्यूटर होते हैं। इसकी भंडारण या इसके स्टोरेज की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस का इस्तेमाल यहाँ होने लगा था। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस यहाँ इस्तेमाल होने लगी थी जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, कैश, रजिस्टर और साथ ही विंचेस्टर डिस्क का यहाँ इस्तेमाल होने लगा था। भंडारण की बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज इस्तेमाल होने लगी थी और विंचेस्टर डिस्क इस्तेमाल होने लगे थे। सेमीकंडक्टर मेमोरीज के अंतर्गत आपको रैम, रोम, कैश, रजिस्टर्स ये सारे देखने को मिलेंगे। हम मेमोरी वाले टॉपिक में, कंप्यूटर के मेमोरी वाले लेक्चर में हम इन सारे मेमोरी डिवाइसेस का डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके कुछ उदाहरण है IBM PC, Apple II, Intel 4004। ये Intel 4004 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया है, तो आपको बतानी पड़ेगी कि इसका विकास चौथी पीढ़ी के अंतर्गत किया गया है। कालक्रम को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी देखें कि 42 से 55 या इस 10 सालों के दौरान
इस पीढ़ी का विकास हुआ है, तो भी आप बिल्कुल टिक लगा पाएंगे कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से कालक्रम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कभी कभी पीढ़ी ना देकर वह किस ड्यूरेशन या किस कालक्रम में विकसित किया गया है यह भी दे देता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग 1980 से शिक्षा में प्रारंभ हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सैन्य कार्यों और रक्षा अनुसंधानों में किया जा रहा था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था। तीसरी पीढ़ी में हमने देखा कि व्यावसायिक के साथ साथ उसका प्रयोग पर्सनल या अपने घरेलू कार्यों में भी शुरू हो चुका है। लेकिन चौथी पीढ़ी में शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग भी प्रारंभ हो चुका है। 1980 में इसका प्रयोग प्रारंभ हो चुका है। तो यह आपके जनरल नॉलेज और साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर का शिक्षा में प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है। इस पीढ़ी के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर एक नजर डालिए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द से आप अवेयर हैं। अगर आप मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले वीडियो लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का नेटवर्क लैन वैन का विकास हो चुका था। अब ये लैन और वैन क्या होता है, आप इन दोनों शब्द को कहीं पर नोट डाउन करिए और इसका फुल फॉर्म और साथ ही इसकी थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कीजिए, क्योंकि यह दोनों क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके कारण ही कंप्यूटर के युग में इतनी क्रांति आई हुई है। 1981 माइक्रो कंप्यूटर का विकास आईबीएम कंपनी द्वारा किया, जिसे पीसी कहा गया। पीसी हम कहते हैं मेरे घर पीसी है, मेरे पास एक पीसी है। ये पीसी होता क्या है? पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक व्यक्ति का अपना पर्सनल कंप्यूटर, जिसे 1981 में आईबीएम के द्वारा माइक्रो कंप्यूटर के रूप में क्या किया गया, विकसित किया गया। इस पीढ़ी में पहली बार GUI नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। सॉफ्टवेयर पार्ट में हम इन नामों को और डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यह जो GUI नामक सॉफ्टवेयर है, इसका विकास चौथी पीढ़ी के अंत तक किया जा चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, MS विंडोज और एप्पल OS का विकास हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्क करता है, जिसमें MS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास इस पीढ़ी के अंत तक हो चुका है। अब आने वाली है हमारे कंप्यूटर में क्रांति का अर्थात पांचवी पीढ़ी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा अधिक विकसित और सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर्स को देखने मिलेंगे। इस पीढ़ी में सी भाषा लैंग्वेज का विकास डेनिस रिडजी ने किया। सी भाषा का विकास हो चुका है। यह सी भाषा का विकास और यह ऑपरेटिंग सिस्टम और यह सॉफ्टवेयर के विकास, ये सभी मिलकर पांचवी पीढ़ी के अंत तक कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी के बाद अब बारी है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्टडी की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इसका कालक्रम है 1989 से अब तक प्रेजेंट में भी हम जो कंप्यूटर अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी जो हार्ट और सोल था, स्विचिंग डिवाइस था, वो कौन कौन सा होता था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह क्या है, आईसी चिप्स के ही टेक्निक्स है, जिसका नाम है ULSI और SLSI। इसके शॉर्ट एब्रिविएशंस आप बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी को यह दोनों और यह शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको यह पूरा ना देकर ULSI और SLSI के रूप में भी प्रश्न पूछता है। इसलिए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये दोनों टेक्निक्स इस पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत प्रयोग किए जाने शुरू हो चुके हैं। प्रोग्रामिंग की भाषा की बात करें, जैसे कि हमने देखा था कि चौथी पीढ़ी के अंतर्गत डेनिस रिडजी ने सी का क्या किया था, सी भाषा का आविष्कार कर लिया था। तो सी लैंग्वेज पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होने लगे। इसका एडवांस C++, जावा, C#, विजुअल बेसिक्स, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन कंप्यूटरों में प्रयुक्त की जाने लगी है। अब इस
स्विचिंग डिवाइस और इस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के मेल से एक बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं इन पीढ़ी के कंप्यूटरों में देखने को मिलती है, जैसे कि यह साइज में अति छोटे होंगे, यह अति तीव्र होंगे और प्ले एंड प्लग जैसी आपको क्या देंगे, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अति छोटे मतलब कि पहली पीढ़ी नहीं, अगर आप कंप्यूटर के प्रारंभिक चित्र को देखेंगे तो वह एक पूरे कमरे के आकार का हुआ करता था। धीरे 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 इवोल्यूशन आया और अब जो है आप एक हाथ में, एक अपने छोटे से हाथ में भी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप या नोटपैड। तो अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो छोटे, तीव्र मतलब फास्ट और प्ले एंड प्लग जैसी फैसिलिटीज क्या करते हैं, प्रोवाइड करेंगे। भंडारण, इसकी अगर भंडारण या इसकी स्टोरेज की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, यह सभी ऑप्टिकल डिस्क जैसे मेमोरीज का इस्तेमाल करता है। दूसरा होता है वर्चुअल डिस्क जैसे क्लाउड स्टोरेज और मैग्नेटिक बबल मेमोरी। क्लाउड स्टोरेज यह टर्म है, आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि इस क्लाउड स्टोरेज जो टर्म है इसको कहीं नोट डाउन कीजिए और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लीजिए, क्योंकि आजकल यह जो टॉपिक है, यह जो स्टोरेज है वो बूम पर है। आपको इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने सुना ही होगा गूगल क्लाउड करता क्या है, वो हमारे फोन में स्टोर की हुई या आपके ईमेल या आपके अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन सब में रखी हुई आपके डेटाओं को क्या करेगा, एक स्टोर करके रखेगा और वो कभी भी अगर आपके फोन या आपके डिवाइस से डिलीट हो भी गए तो भी आप गूगल क्लाउड से आप उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज जैसा फीचर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में देखने को मिला था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्या था, महत्वपूर्ण बात थी। अगर इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण देखा जाए तो IBM नोटबुक, पेंटियम पीसी सीरीज और सुपर कंप्यूटर्स, यह सभी इस पीढ़ी के अंतर्गत उद्भवित या बहुत ही डेवलप्ड कंप्यूटर्स हैं। IBM नोटबुक, पेंटियम पीसी सीरीज और सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम डिटेल में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखिए कि यह कौन सी पीढ़ी में विकसित हुआ कंप्यूटर होता है, तो 5वीं पीढ़ी। इस पीढ़ी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं, जैसे कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टर्म आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, तो ये AI का इस्तेमाल किया जा रहा है जो स्वयं परिस्थितियों के अनुसार निर्माण ले सके, जैसा कि रोबोट के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि रोबोट क्या करता है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो स्वयं निर्णय लेने में क्या होता है, सक्षम होता है। हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं ये होती हैं, लेकिन अगर हम, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कंप्यूटर की अगर हम ड्रॉबैक्स या कंप्यूटर की लिमिटेशन, सीमाओं की बात करें तो वह स्वयं से सक्षम नहीं होता है निर्णय लेने में। लेकिन अब जो 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर्स हैं वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनमें हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका रोबोट। इसके अलावा इस पीढ़ी के अंतर्गत ईमेल, इंटरनेट और www का भी विकास हो चुका है। तो आपसे एक और बात कहनी है कि ये ईमेल, इंटरनेट और www, इन तीनों पॉइंट्स को कहीं पर नोट कीजिए। इन तीनों के फुल फॉर्म और इन तीनों का आविष्कार कब और किन के द्वारा किया गया है, यह भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चंस में ये बहुत बार देखा गया है और इन सब की डिटेल जानकारी मैं आपको इस कंप्यूटर वीडियो सीरीज के अंतर्गत आखिरी के चैप्टर्स में बिल्कुल बताऊंगी। अब इन 5 पीढ़ी को पढ़ने के बाद, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा, चौथा और 5 पीढ़ी पढ़ने के बाद 5वीं पीढ़ी वर्तमान तक चल रही है। इसके बाद अगर हम अगली पीढ़ी या अभी की पीढ़ी में डेवलप हो रहे कुछ कंप्यूटर्स की बात करें तो आपको बिल्कुल 4 तरह के कंप्यूटर के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देनी चाहूंगी, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकल इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। पहला है नैनो कंप्यूटर, दूसरा क्वांटम कंप्यूटर, तीसरा DNA कंप्यूटर और चौथा केमिकल कंप्यूटर्स। यह सभी भी आपकी सोच से परे बहुत अधिक विकसित कंप्यूटर्स का क्रम है जो कि आजकल बहुत ज्यादा बूम पर है और इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। नैनो कंप्यूटर होता क्या है? इसका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। नैनो ट्यूब से प्रयोग से छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की कल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट,
एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। नैनो नाम से ही समझ आता है बहुत छोटा, 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁹ मीटर्स। तो यह जो है इसका व्यास, उन जो आपके कंप्यूटर की ट्यूब्स होती है उसका व्यास इतना छोटा होता है कि वह कल्पना से भी क्या है, परे है, परिकल्पना लेकिन इसकी की गई है। इसका जो आप टेक्निक है वो बिल्कुल याद रखेंगे, आणविक संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा नाम है क्वांटम कंप्यूटर। यह विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं। ये एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। ये नहीं है लेकिन एक क्या है, बहुत ही तीव्र गति में कार्य करने वाला कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का बिट किस में मापा जाता है, बिट में मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और साथ ही यह जानेंगे कि सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को क्यूबिट में मापा जाता है, क्यूबिट। तो आपको इतना ही याद रखना है कि क्वांटम कंप्यूटर एक क्या है, बहुत तीव्र गति से और बहुत अत्यधिक नवीन विकसित कंप्यूटर का एक प्रकार है। डीएनए कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर की मैं बात करूं तो इसमें जैविक पदार्थ डीएनए और प्रोटीन का प्रयोग कर डेटा को संरक्षित और प्रोसेस किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीएनए और यह प्रोटीन, ये सब तो बायोलॉजिकल टर्म्स है, इसका कंप्यूटर में क्या काम? तो यही बायो कंप्यूटर का परिकल्पित एक क्या है, आधार है कि डीएनए और प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर कर आजकल हम डेटा स्टोरेज कर रहे हैं। केमिकल कंप्यूटर, नाम से ही क्लियर है कि इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों और सांद्रता, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, केमिस्ट्री का एक टर्म है, इसका उपयोग करके क्या किया जा रहा है, गणना किया जा रहा है। गणना कंप्यूटर का काम ही क्या है, एक संगणक है, होता है ये, इसलिए इसका काम क्या क्या है, गणना करना होता है। और गणना करने के लिए इस केमिकल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, ये जो टॉपिक है जो हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत ये जो 4 सब टॉपिक थे, इसका पहला हार्डवेयर के आधार पर इसका हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया है, जिसमें आपको 5 पीढ़ी देखने को मिली थी। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। इन 5 पीढ़ी का हमने सामान्य और विस्तृत अध्ययन भी कर लिया है, जिससे संबंधित प्रश्न यदि आपको आएंगे तो अब नहीं छूटने चाहिए। कुछ कंप्यूटर्स के नाम बताएं, कुछ विशेषताएं बताई, कुछ उसके स्टोरेज डिवाइसेस बताएं और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स मैंने बताएं। उन सारे पॉइंट्स को आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि वो सारे वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम कार्य पद्धति के आधार पर विकसित कंप्यूटरों के प्रकार और या फिर उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।